दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ विज़न टीवी का फोर्थ व्यू। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। यकीनी तौर पर आज जो मैं गुफ्तगू आपके साथ करने जा रहा हूँ वो इतनी आसान नहीं कि आप डाइजेस्ट कर लें, इतनी सरल नहीं कि आप एक्सेप्ट कर लें, मगर जो सच्चाई है वो तो आपको जाननी ही होगी। सच्चाई जानने के बाद आप उसे तस्लीम करें न करें ये आपका अपना कौल है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कुछ जो जान पाया हूँ आप तक पहुँचाऊँ। बात फ़लस्तीन इजराइल युद्ध की ही है, मगर बात इतनी सी है कि आपको तमाम उम्मीदें होंगी कि अरब जगत है, ईरान है और बहुत से मुस्लिम देश हैं। आखिर ऐसा क्या है कि जहां चंद लड़ाके यानी चंद हज़ार लड़ाके अगर इजराइल के साथ लड़ते हैं और लगातार वो 10 दिन 11 दिन तक अपना रिटेलिएट जारी रखते हैं, सिविलियन के मकान तोड़ने के अलावा, बच्चों को शहीद करने के अलावा, मजबूरों का कत्ल करने के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हमास के ख़िलाफ़ अगर इजराइल की तमाम फोर्सेस, इंटेलिजेंस, उनके हवाई हमले कुछ नहीं कर पाते, तो उससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि आखिर इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोई ये माने कि यहाँ पर सिविलियंस हैं, सिविलियंस पर कोई रहम किया जाता है या सिविलियंस की वजह से वो हमास के साथ टक्कर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सिविलियंस बचाने हैं, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। उसकी वजह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप आज ही की घटना को देखें तो अमेरिका के अंदर एक इजरायली ने ही जो अमेरिका में रहता है, उसके घर में फ़लस्तीन के एक माँ, एक बेटी, 6 साल की बच्ची मुस्लिम रहती थी। वह अचानक 71 साल का बूढ़ा 12 इंच का चक्कू लेकर 23 बार एक छोटे से बच्चे के सीने पे करता है और उसका कत्ल कर देता है। जहां 71 साल का बूढ़ा एक 6 साल की बच्ची को कत्ल कर सकता है, उनमें कोई आपको उम्मीद नज़र आती हो कि वो सिविलियन की वजह से बाहर रोकेंगे? ये हो नहीं सकता। दूसरी बात कि आज ही जिस तरह 5000 पाउंड के बम भी तैयार रखे हैं, ये एक जानकारी आ रही है मेरे तक कि अब आने वाले दिनों में इजराइल की सेना IDF हमले करेगी और वो जो बंकर हैं, जहाँ पर सुरंग हैं, उन सुरंगों में अंदर घुसकर ये बम जो हैं सुरंगों को तबाह कर देंगे और हमास ख़त्म हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है? दरअसल ये हर तरह के प्रोपेगेंडा, हर तरह के मामलों पर अपनी जो राय है वो रखते हैं और लोगों की राय बनाने का काम करते हैं। ये पूरा का पूरा मामला, यानी इजराइल नाम ही अपने आप में एक सरल नहीं है, साथ में अरब ममालिक भी एक सरल मामला नहीं है। मैं इसकी वजह बताने से पहले कि मैं बिल्कुल आपको बने रहिएगा मेरे साथ, मैं अपडेट भी दूंगा कि अभी क्या चल रहा है, इसकी जानकारी देकर ही आपको प्रोग्राम ख़त्म करूंगा। मगर यहाँ सबसे पहले आपको मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा ये रिपोर्ट कि दरअसल कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन जो यहूदी परिवार हैं वो कितना प्रभुत्व रखते हैं, कितना उनके पास पैसा है और किस तरह वो इस पूरे गेम में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ प्रमुख यहूदी परिवार जिनके इजराइल से संबंध है उनमें शामिल है रोथशाइल्ड परिवार। यह परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है और इसने इजराइल के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। रोथशाइल्ड्स ने इजराइल के बैंकिंग, वित्त और औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैरेट परिवार, ये परिवार इजराइल के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक का मालिक है। कैरेट्स ने इजराइल के समाचार, टेलीविजन और रेडियो उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोहेन लेवी परिवार, यह परिवार इजराइल के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में से एक का मालिक है। कोहेन लेवीज ने इजराइल के आवास और बुनियादी ढांचा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवारों का अरब शाही परिवारों और ईरान पर लंबे समय से प्रभुत्व रहा है। इस प्रभुत्व का कई कारण है।
जैसे ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवार दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली परिवारों में से हैं। उनका धन और शक्ति अरब शाही परिवारों और ईरान के लिए एक शक्तिशाली आकर्षण है। ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवारों ने अरब शाही परिवारों और ईरान के साथ लंबे समय से सोची समझी रणनीति के तहत संबंध बनाए हैं। इन संबंधों ने अरब दुनिया और ईरान में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में मदद की है। ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवारों ने दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस शक्ति ने उन्हें अरब शाही परिवारों और ईरान पर अपने प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद की है। ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवारों के प्रभुत्व के कुछ विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं। ब्रिटेन ने 20वीं शताब्दी में कई अरब देशों पर शासन किया। इस अवधि के दौरान ब्रिटेन ने कई अरब शाही परिवारों को स्थापित किया। अमेरिका ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई अरब देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान अमेरिका ने कई अरब शाही परिवारों को समर्थन दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान में कई दशकों तक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव डाला, जिसके प्रभाव ने उन्हें ईरान के शाही परिवारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में मदद की थी। ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवारों के प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप अरब शाही परिवार और ईरान अक्सर उनकी बात मानते आए हैं। इस प्रभुत्व ने अरब दुनिया और ईरान के विकास को प्रभावित किया है। मेरे जैसे विश्लेषक इस प्रभुत्व को एक साजिश के रूप में देखते हैं। हमारा मानना है कि ब्रिटेन और अमेरिकी यहूदी परिवारों ने अरब शाही परिवारों और ईरान को नियंत्रित करने के लिए एक योजना बनाई थी जो आज तक सफल नजर आती है। मैंने इनमें से चंद परिवारों का आपको तारुफ कराया है जो दुनिया की वेल्थ पर कंट्रोल करते हैं, बल्कि अरबों के साथ भी अपना रसूख ताल्लुक बाकायदा रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो दिन आज के अरब जो बहुत अमीर हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। अरब ममालिक ने किस तरीके से अपनी शुरुआत की, कौन कौन ये परिवार भी इनके साथ में बिजनेस में किस तरह से शुरू से शामिल रहे, बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए। बहरहाल एक लंबा सफ़र, तेल के जो मामलात हैं वो, और दुनिया में तेल के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा खेल इन परिवारों का और इनमें से कुछ और परिवार, जिसमें से सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, आप लोग रिसर्च और सर्च कर सकते हैं। अलबत्ता एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे परिवार भी उन्हीं में शामिल हैं और इनके परिवारों ने भी एक लंबा सफ़र तय किया है। एलन मस्क की भी पैदाइश जो है इजराइल की है और वो आते जाते रहते हैं, उनकी माँ शायद अभी बीमार रहती है। तो ये जो सूरत हाल है, इसको आप ये समझ लें कि तमाम दुनिया के जो आम मुसलमान हैं ख़ास तौर से, या फिर ह्यूमन पसंद लोग हैं, फिर इंसानियत पसंद लोग हैं, जो मानवता को बचाने की बात करते हैं या फिर उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोग बार बार ये कहते हैं कि आखिरकार अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि इजराइल की फ़ोर्स में या फ़ौज में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, तो फिर अरब ममालिक इनसे हार क्यों जाते हैं और वो इनके खिलाफ आसानी से उठ के खड़े क्यों नहीं हो जाते, जबकि इजराइल के साथ पूरा यूरोप एक साथ खड़ा हो जाता है, हथियार सरेआम देते हैं, हथियार के अलावा मदद सरेआम देते हैं, हमला करने चले आते हैं, फिर भी मुस्लिम जगत खामोश रहता है। इसकी वजह आपको बेसिकली, अगर आप इतने सीधे समझें कि ये सीधी बात है और सीधी बातों को आप बिल्कुल ये मान लेते हैं, दो तरीके आपके पास हैं, तो आप ये कह देंगे कि ये लोग डर के बैठ गए हैं और इनमें हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत की अगर हम बात करते हैं तो हमास के चंद लड़ाकों ने यह बता दिया कि दरअसल इजराइल में कोई हिम्मत नहीं है, और इसके पीछे क्यों है, किसने ये इजराइल को बनाया, किन लोगों ने जो दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल किया, और फिर वो आज भी क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे होंगे। आखिर ब्लिंकन जिस तरीके से दौरा करके यहाँ मान मनबल की बात, यानी इन लोगों से मुलाकात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा, क्या वो सिर्फ दावत की बात कर रहा होगा, या फिर शांति की बात कर रहा होगा, या फिर इनकी अपनी कंपनियों में हम इवन जो है, हम ये आराम को भी अमेरिकन पार्टनरशिप की कंपनी है, इन कंपनियों के अंदर अब वो जो इन्वेस्टमेंट है या उनका जो एनरोलमेंट है उसको ख़त्म आसानी से करने की धमकी दी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि खामोश रहने के बहुत सारे तरीक़ों को अपनाया जा सकता है। इतना सीधा नहीं है कि आप के चंद तथाकथित लेखक, विश्लेषक या पत्रकार जो आपको कहते हैं वो कोई बहुत सटीक बातें हों, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको एक बार फिर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और फैमिली में 18वीं शताब्दी में आपको लेके चलता हूँ।
18वीं शताब्दी से यहाँ तक हम सफ़र करेंगे और ये देखना चाहेंगे कि आखिर क्या था। फिर मैं अगले बहुत सारे प्रोग्राम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आप हिंदुस्तान पाकिस्तान तक के सफ़र को मैं ज़रूर आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर तय करने वाला हूँ। मगर 18वीं सदी से क्या शुरू होता है और आज के इजराइल में वो कहाँ स्टैंड करता है, ये रिपोर्ट भी देखें। रॉथशाइल्ड परिवार एक यहूदी बैंकिंग परिवार है जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में जर्मनी में हुई थी। परिवार ने जल्द ही यूरोप और दुनिया भर में एक शक्तिशाली वित्तीय साम्राज्य का निर्माण किया। रॉथशाइल्ड परिवार ने इजराइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में रॉथशाइल्ड परिवार ने यहूदी बस्ती को बढ़ावा देने के लिए धन का योगदान दिया। उन्होंने यहूदी प्रवासियों को सहायता प्रदान की और यरूशलेम में कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया। 20वीं शताब्दी में रॉथशाइल्ड परिवार ने इजराइल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने इजराइल के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और राज्य के निर्माण के बाद आर्थिक विकास में सहायता की। रॉथशाइल्ड परिवार इजराइल के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली परिवारों में से एक है। परिवार के सदस्य इजराइल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉथशाइल्ड परिवार के इजराइल से संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। 19वीं शताब्दी में रॉथशाइल्ड परिवार ने यहूदी बस्ती को बढ़ावा देने के लिए धन का योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में रॉथशाइल्ड परिवार ने इजराइल के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और राज्य के निर्माण के बाद आर्थिक विकास में सहायता की। रॉथशाइल्ड परिवार इजराइल के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली परिवारों में से एक है। रॉथशाइल्ड परिवार के इजराइल से संबंधों को लेकर कुछ विवाद भी रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि परिवार इजराइल की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक नियंत्रण रखता है। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुल मिलाकर रॉथशाइल्ड परिवार इजराइल के इतिहास और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। परिवार ने यहूदी बस्ती को बढ़ावा देने, इजराइल के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने और राज्य के निर्माण के बाद आर्थिक विकास में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, रॉथशाइल्ड फैमिली, रॉथशाइल्ड परिवार, जिन्होंने कंपनी युग का शुरुआत की, बैंकिंग की शुरुआत की, और ये तमाम परिवार जितने मैंने आपको बताया किस तरह पूरे बैंकिंग निज़ाम में शामिल हैं, बल्कि उनकी बागडोर संभाले हुए हैं, जो आपकी अरबी कंपनी हो या दुनिया की किसी भी कंपनी को फाइनेंस करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके व्यापार को स्प्रेड करते हैं। और दुनिया व्यापार पर चल रही है, जनता मजहब पर चल रही है, सरकारें फाइनेंस, वित्तीय, बैंक और कारोबार पर चल रही हैं। ये जो चीज़ें हैं, चंद लोग होते हैं, वो करोड़ों अरबों में से चंद लोग होते हैं जो तमाम इंसानों को भेड़ बकरी समझते हैं और उनको धार्मिक झुंझुने पकड़ा दिए जाते हैं। और तमाम दुआएं, फिर लगता है लोगों को हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं क्यों कबूल नहीं होती है। आखिरकार ईश्वर को क्या दुश्मनी है मानव जाति से कि वो इस तरह के नज़रहार, जहाँ पर 10 लाख लोग, जैसे कि आप आज की तारीख में देख रहे हैं कि अपने घर छोड़ने पर गाज़ा में मजबूर हो जाते हैं। इजराइल को कैसे बनाया, किस नीति के तहत बनाया गया, कैसे बना, वो कोई सीधे कंट्री था ऐसा नहीं है। 18वीं शताब्दी से ये शुरू होता है और किस तरह से यहाँ तक का सफ़र तय करता है, ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेंसी आपको समझ में आती होगी। यहाँ अरबों का निर्माण, यहाँ पर शाही परिवार, यहाँ पर आर्थिक निज़ाम और यहाँ से इनका उत्थान और आज मालदार हो जाने की कहानी, और फिर जनता को कुछ तंजीमें बनाकर, माफ़ करना जो आपके अंदर मैं मतलब मसलक, मज़हब या उन सब का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, कोई धार्मिक तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मगर एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सब खेल भी एक खेल हैं जो तुम्हारे साथ खेले जाते हैं और तुम उस पर यकीन करते हो, इसी तरीके से जिस तरह तुम्हारी आंखों के सामने इन सरकारों की पार्टनरशिप में पिछले सैकड़ों वर्षों से उन्हीं लोगों का कारोबार चलता रहा जिन लोगों ने इजराइल बनाया, बसाया और आज फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, उनका घर छीन लिया है, उनको नस्तु नाबूद कर दे हैं। 2 घंटे पहले एक इतना बड़ा बम गिराया गया फ़लस्तीन के अंदर के 50 लोग मर गए, ज़मीन में गहरा गड्ढा हो गया। ये सब कुछ चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि खुदा का कहर है। मैं कहता हूँ खुदा ने आपको जहन दिया है, दिमाग दिया है रब ने,
आपको उस पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए, अपनी अकल से भी कुछ सोचना चाहिए, उनके इल्म का पैरामीटर भी आपको जांच लेना चाहिए जो आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। दरअसल वो मैनिपुलेट करके, धोखा करके किसी खूंटे से तुमको बांध देते हैं, और जब तुम किसी खूंटे से बन जाते हो तो तुम किसी अच्छी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे अफसोस है इस बात का। हर जाति, हर धर्म, हर मसलक के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि तुम लोग किसी का टेस्ट लिए बगैर, उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाए बगैर किसी भी बात पर अमल कर लेते हो और तस्लीम कर लेते हो, और फिर नाराज़ ऊपर वाले भगवान, ईश्वर या अल्लाह से होते हो। अपनी गलतियों को शायद ये दुनिया, नई दुनिया में आपको सुधारने का वक्त आ गया है, ये आपको सुधारना चाहिए। ये इतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हर गेम, हर मैनिपुलेशन, हर राष्ट्रशाही, राष्ट्र निर्माण और इनके पीछे की थ्योरियों को एक लंबे सफ़र पर अगर मैं ज़िंदा रहा तो आप चलता रहूँगा और एक एक बारीकी से आपको खोल के बताऊँगा कि कहाँ, किसके पीछे कौन था, क्या है और आगे क्या चल रहा है। पूरी दुनिया ने आपसे छुपाने का काम किया क्योंकि तुम्हारे अपने सरपरस्त, रहनुमा या बादशाह, सब लोग उनके अपने पैसे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर नतमस्तक हो जाते हैं और अपने ही लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। इस धोखे से अगर आप चाहोगे तो बाहर आ जाओगे, क्योंकि आज पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की थी। जो मीटिंग की थी आज उसके एवज में कुछ कहा है, और वो ये कहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कुछ नहीं होता कि इसमें से तुम कुछ लागू कर दोगे अपनी मर्जी से और कुछ नहीं लागू होगा। तो यहाँ मैं एक तवील मुद्दत से कुछ प्रेडिक्शंस नहीं बल्कि विश्लेषण किए थे जो मैंने डेट और तारीख के साथ आपको बताए थे। ये वो तारीख का दिन है, आज युद्ध का 11वां दिन शुरू हो चुका है। सिर्फ आज पूरी तरह से अगर कोई बात कह रहा है तो कौन कह रहा है? पुतिन कह रहा है, शी जिनपिंग कह रहा है। मुस्लिम जगत कहाँ है? क्या वो इन सभी परिवारों का जिनका मैंने जिक्र किया है, जो इनके पार्टनर हैं, जो यहूदी हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, क्या वो ये उनके सामने एज ए पार्टनर मजबूर नजर नहीं आते? वो ईरान जो आज कहता है कि गाजा पर जमीनी कार्रवाई हमारी रेड लाइन होगी, तो कौन सी रेड लाइन होगी? 10 लाख लोग निकलकर बाहर जा चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, घर गिरा दिए गए हैं, जमीन प्लेन कर दी गई। भाई तुम्हारी कौन सी रेड लाइन बाकी है? ये ड्रामा करते हैं अपनी जनताओं को, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर को बेवकूफ बनाने का, और पार्टनरशिप करके चलाते हैं उन लोगों के साथ जिनके फेवर के लिए काम करते हैं। क्या ये सच्चाई तुम तस्लीम कर सकते हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये सब तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जहन हड्डी से बने हैं, सीमेंट उन पे कर दिया गया है। वो इतने पैक हैं कि उनमें मेरे जैसे किसी इंसान की बात के घुसने की गुंजाइश ही नहीं, जबकि मैं दलील भी देता हूं, सबूत भी देता हूं और आपको दिखाता भी हूं कि हो क्या रहा है। इसी मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ईरान ने कहा है कि ये रेड लाइन है मेरी, इसे पार मत करना। अभी तक जितने हथियार हमास से चले हैं, इसमें अमेरिका का भी कहना है, इजराइल का भी कहना है, और तमाम फरीक ये कहते हैं कि ईरान के हथियार नहीं हैं। मतलब इजराइल इल्ज़ाम लगाता है कि युद्ध के पीछे या इस उकसावे के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी इस वक्त ये है कि किसी भी तरीके से ईरान को ख़त्म कर दिया जाए। अब सिर्फ ईरान को ख़त्म करने के लिए सिर्फ इजराइल चाहता है या कोई और भी चाहता है? ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। इस पर अगर मैं बोलूँगा तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सच्चाई कड़वी बहुत है, मगर ईरान की इस वक्त बढ़ती ताकत, जो आने वाले दिनों में रशिया और चाइना की अपनी ताकत के दम पर ईरान के गर्दन पर अंगूठा रखकर शायद नीति बदलवाई जा सकती है, क्योंकि वो उन परिवारों को शायद अब यूरोप छोड़ना होगा, अमेरिका छोड़ना होगा, क्योंकि जो वार इस वक्त शुरू हुआ है, इस वार के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठने जा रही है। हॉर्मुज, जिस जल डमरू से दुनिया के तेल की आवाजाही होती है, वो गर्म हो चुका है।
यहाँ मूवमेंट रशियन जहाज़ों का भी है। अगर यहाँ फ्रांस के जहाज़ों का है, ब्रिटेन के जहाज़ों का है, अमेरिका के जहाज़ों का है, तो रशियन जहाज़ों की इस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर आ चुकी है और वो भी तैयार है रिटेलिएट करने के लिए, इस इलाके के साथ साथ अपने हितों की रक्षा करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि रब ने कोई फरिश्ता बनाकर या मुसलमानों का मुहाफिज बना के पुतिन को भेज दिया। मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त चाइना और रशिया को जरूरत है इस हिस्से पर अपने कंट्रोल को करने की कि G20, अभी आप भूलिएगा मत, G20 में एक कॉरिडोर की बात हुई थी जिसमें फिलिस्तीन, इजराइल और इस तमाम इलाके को होकर यूरोप से कनेक्ट करने वाले जिस रास्ते की बहुत तारीफें की गई थी, वो इजराइल के उड़ते बमों और छोड़ते फिलिस्तीनियों के और मरते बच्चों के साथ खत्म हो चुका है। इस पर जो 60 दिन में सब कुछ तय होना था वो 600 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि बहुत वाज़ेह है कि रशिया और चाइना अपने कॉरिडोर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। BRI की एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही है। रशिया, शायद पुतिन, चाइना पहुंचने वाले हैं और इस वक्त पहुंचने की बात बड़ी साफ सी है, क्योंकि जब से यहां फ़लस्तीन में ये जंग शुरू हुई है तब से दुनिया यूक्रेन को भूल चुकी है और यूक्रेन को जिस तरीके से क्लियर करके रशिया ने खात्मा करने के नज़दीक पहुंचा दिया है, निपटा दिया है। ये जो अमेरिका की कहावत है ना, जो अभी भी आज की भी खबर पढ़ रहे होंगे, अमेरिका दोनों को संभाल लेगा, एक को भी नहीं संभाल पाएगा। हिजबुल्लाह ने आज ज़बरदस्त रिटेलिएट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिजबुल्लाह ने एक बड़े इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा दिया है इजराइल के, ये इजराइल की ज़मीन पे किया है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके इक्विपमेंट को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह यानी लेबनान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ भी बिल्कुल दिन के समय, रात के समय इजराइल के फेल नज़र आ रहे हैं। और ये भी सही है कि इजराइल 11वें दिन भी ज़मीनी ऑपरेशन अभी शुरू नहीं कर पाया है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो सिविलियनों को निकलने का मौका दे रहा है। सिविलियनों को मौका निकलने का इसलिए नहीं दे रहा है कि आज सुबह 6 बजे ये खबर आई थी कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि सीज़ फायर पर बात की जा सकती है, लोगों को एक टाइम दिया जा सकता है और टाइम निकलने के लिए जो है खाली किया जा सकता है। ये बहुत सारी बातें हुई थी, फिर उसका खंडन आ गया कि हमने कुछ भी नहीं किया है, जो चल रहा है युद्ध है। मतलब साफ है, बच्चों, औरतों, बूढ़ों, ये बात चाइना ने धमकी देकर कहा है कि तुम इजराइल जो है ह्यूमन राइट के साथ साथ में इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, युद्ध अपराध कर रहा है। रशिया इसी बात को दोहरा रहा है, मगर ये आवाज़ तुर्की से नहीं आ रही है, सऊदीया से नहीं आ रही है, UAE से नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि इनके पार्टनर वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल को बनाया है। इनके पार्टनर, इनकी कंपनियों के, इनके इन्वेस्टर, इनके बिजनेस को फैलाने वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल की सोच को पैदा किया था। मगर क्या ये सच्चाई तुम मान सकते हो? मुझे नहीं लगता तुम मान सकते हो, क्योंकि तुम बिल्कुल उन्हीं 7 अरब लोगों में शामिल हो जो मैनिपुलेशन में आते हैं और उसको हकीकत समझते हैं। और मैनिपुलेशन सिर्फ यहूदी, ज़ोइनी, रोथशाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट नहीं करते। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सर पर, तुम्हारे घरों के नजदीक बैठे हुए लोग मैनिपुलेशन करते हैं उनके करवाने से, और वो चंद रुपयों में बिक जाते हैं, चंद चवन्नियों में बिक जाते हैं। तुम उस दुनिया में रहते हो जहां ईमान चवन्नियों में बिकता हो और ईमान ढूंढ रहे हो। ये हक़ाइक़ और ये हकीकत मुझे आपको ज़रूर बतानी थी और इस सिलसिले को मैं जारी रखूंगा अगर मैं ज़िंदा रहा। जितनी सांसें मुझे मिली है, इंशाल्लाह मैं अपनी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। तुम मेरे खिलाफ रहना और वो लोग मेरे खिलाफ रहेंगे, मैं अपने सच पर कायम रहूंगा और इस लड़ाई को आखिर तक लड़ूंगा। तुम नहीं तो तुम्हारी नस्ल समझेगी, तुम्हारी नस्ल ना समझी तो उनकी नस्ल समझेगी। एक दिन ज़रूर मेरी बात भी असर करेगी और दुनिया ईमान पर आएगी और शैतानों का कभी ना कभी इलाज होगा। इस उम्मीद पर मैं अपने प्रोग्राम को जारी रखूंगा। फिलहाल युद्ध जारी है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज या कल में इसका फैसला होने वाला है, मगर इस एस्केलेशन में यकीनी तौर पर मैं नहीं देख रहा हूं कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर जीतेंगे।
या मुस्लिम देशों की वजह से हमास और हिजबुल्लाह या लबनान जीतेंगे। जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ग्रेटर यूरेशिया का निर्माण किया है, वो इस युद्ध को भी जितवाएंगे और अमेरिका का भी खात्मा होगा। आने वाले दिन आपके लिए भी अच्छे नहीं होंगे। तेल पर महंगाई बढ़ने वाली है। दुनिया के जो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और हॉर्मुज में जिस तरह की ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक पर असर पड़ेगा, महंगाइयाँ बढ़ेंगी। अपने आप को भी संभाल के रखें। ईमान तो जब संभालोगे तब संभाल लेना। फिलहाल मुझे इजाज़त दे देना। खुदा हाफिज़।